ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है? जिंक कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराता है तो जिंक सल्फेट कॉपर बनता है। बी, सिल्वर को कॉपर नाइट्रेट से रिएक्ट कराता है तो सिल्वर नाइट्रेट कॉपर बनता है। आयरन को कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट कॉपर बनता है। मैग्नीशियम को HCl से मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। ये बताएं इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? ठीक है, इसमें एक रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। कौन सा रिएक्शन गलत लिखा हुआ है? हम लोगों ने एक चैप्टर है, क्या सबसे पहला चैप्टर 10th क्लास में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो देखा डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी ये दोनों में से कोई भी, ये जो देखा गया है कि वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने बताया कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, मोर रिएक्टिव। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल नॉन मेटल में एक जगह दे रखा है रिएक्टिविटी सीरीज, और जो मोर रिएक्टिव है वो ऊपर आते हैं, जो लेस रिएक्टिव है वो नीचे आते हैं। मैं उस टेबल को यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, उसको देख के मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर आयरन, अल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, और ये Au गोल्ड है। ये एक ऑर्डर दे रखा है, दिख रहा है ऊपर से नीचे तक सबको, ठीक है ना? ये रिएक्टिविटी दे रखा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर उससे नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम है, ये Ca कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये है। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को तो हटा के रिएक्ट करके कंप्लीट कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं रिप्लेस कर सकता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जिंक एंड कॉपर, तो कॉपर जो है जिंक कंपेयर करें तो जिंक ऊपर आ रहा है, देखिए जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो जिंक जो ना मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा सकता है। तो जिंक जो है ना कॉपर को हटा के खुद यहाँ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लिया, कॉपर बना लिया। तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं सिल्वर है, ये कॉपर है, तो सिल्वर एंड कॉपर को देखें तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, सिल्वर नीचे है, और यहाँ पे रिएक्शन करा भी दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट बना दिया, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इतनी बात सुन नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन गलत है। और मैं नीचे चेक कर लेता हूँ ताकि कंफर्म करके लगाएंगे आंसर। जैसे ये आयरन है, ये कॉपर है, तो आयरन कॉपर में कंपेयर करेंगे तो आयरन जो है ये यहाँ है, Fe यहाँ पे है, कॉपर नीचे है यहाँ पे, तो आयरन मोर रिएक्टिव है, और इस तरह से आयरन जो है कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना लिया, ये ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसी तरह से मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे है, हाइड्रोजन नीचे है, तो मैग्नीशियम जो है ना हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा, तो मैग्नीशियम जो है ना क्लोरीन से रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? वो बी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिएक्शन बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सिल्वर जो है नाइट्रेट को सॉरी सिल्वर जो है कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, एंड लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये मोर रिएक्टिव के हिसाब से ये तीनों सही है, मगर ये उसके हिसाब से गलत है, तो इसका आंसर है बी। इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है? बी वाला है। ये कहाँ कहाँ समझ में आया है? तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले वाले चैप्टर में है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन,
और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल नॉन मेटल में वो चार्ट दे रखा है, वो वहाँ से लेकर और ये इसमें यूज़ करके बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दे रखे हैं, किया होगा आप लोगों ने, मगर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या कंसेप्ट है, क्या है कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो कुछ भी बना दो, क्वेश्चन तो कुछ भी बना दो, वो तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो करा जा सकता है, क्या सकता आदमी। तो ये कंसेप्ट क्लियर के कंसेप्ट पे काम होता है। इतनी बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, ठीक है, मिटाते हैं। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा, क्या है ये, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, एक एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, कैसे निकाला जाए एक एटम का मास, एक एटम का मास कैसे निकाला जाए, किसके कंपेयर में निकाला गया है, इसमें से बताना है। 1/16 ऑफ मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 एटम, या फिर 1/14 द मास ऑफ कार्बन 14 एटम, या 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इनमें किसके कंपेयर से मास निकाला गया। वो जो एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये हम लोग पढ़ा है, एटॉमिक मास यूनिट, जो केमिस्ट्री में जो मास होते हैं उसको AMU से दिखाते हैं, AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको अब यू से, सिर्फ यू से भी दिखा रहे हैं, AMU ना दिखा के सिर्फ यू से दिखाते हैं। तो जो पहले के जो इनिशियली जब शुरुआती दिनों में जो मास, जो अलग अलग एलिमेंट आने लगे और डिस्कवर होने लगे, तो जाहिर है उसका मास कितना है, कैसे कंपेयर करेंगे, तो किसी न किसी को एक बेसिक मानेंगे और उसको बेसिक मान के उसके रेफरेंस में कि इससे ये हेवियर है, इससे ये लाइटर है, तो एक तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं 1 kg से ज़्यादा है, 1 kg से ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि हम एक तरफ 1 kg का बाट रखते हैं और दूसरी तरफ उस सामान को रखते हैं। अगर वो नीचे जाता है तो बोलते हैं हाँ 1 kg से ज़्यादा है, या ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि 1 kg से कम है। मगर इसके 1 kg के कंपेयर में बताते हैं हम लोग कि ये 1 kg के कंपेयर में ये ज़्यादा है या कम है। तो एक तो बेसिक हमारा रेफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक रेफरेंस एटॉमिक मास बनाया गया वो कार्बन 12 से बनाया गया है। कार्बन जो है, बेसिकली हम लोग कार्बन खाते भी, हमने बताया ही है कि कार्बन का जो है, आप लेक्चर जाके देखिएगा, क्रैश कोर्स पे भी बहुत सारा हमने उसमें बातें बताई हैं कि कार्बन क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बाहर मिल रहे हैं, ये हमारे बॉडी में, हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से मिलके बना हुआ है। तो हम लोग पूरे कार्बन के बने हुए हैं। हम लोग क्या खाते हैं, कार्बन खाते हैं। कितनी बात समझ में आई, हम लोग क्या खाते हैं, कार्बन खाते हैं, ठीक है। ऑड लग रहा है लेकिन सोचेंगे, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। कितनी बात समझ में आई। तो हम लोग क्या खाते हैं, कार्बन खाते हैं, कार्बन 14, कार्बन 12, ये आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 14 भी होता है, मगर वो हायर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। आइसोटोप्स जानते तो होंगे यार, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स सभी के होते हैं, कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, सभी के। तो कार्बन 12 का जो मास होता है 1/12 जितना आता है उसको रेफरेंस मास लिया गया है, और उसी रेफरेंस मास के कंपेयर में सभी दूसरे एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, उनका एटॉमिक मास बताया गया है। लेकिन जो बेसिक मास है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 14, कार्बन 12 14 का जितना मास होता है उसका 1/12 करते हैं, वही बेसिक मास होता है। उसी के कंपेयर में सारे दूसरे एलिमेंट के मास को कैलकुलेट किया गया है। या जो हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, वो जो मास है उसका जो रेफरेंस, जो मास जिसके रेफरेंस में वो लिखा गया है वो है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का। 1/12 को 1 यूनिट मानते हैं, वो ये 1/12 इज 1 यूनिट, और उसी को 1 यूनिट को लेके और इसके कंपेयर में कोई ज़्यादा है कोई कम है उसको दिखाया गया है।
तो इसका आंसर होगा मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 लो, जितना आएगा वो 1 एटम का मास कहलाएगा, 1 एटम का मास। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए। एटम का मास जो होता है, बात समझ में आ रही है, जो मास होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, एटॉमिक मास कितना है 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेयर में। मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है। कितनी बात सुनिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग काउंट नहीं करते, एटॉमिक मास जो बोलते हैं हम लोग, तो वो जो मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लेते हैं, एटम का इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होगा वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के बराबर होगा। उसी के बाद जितना आता जाएगा उतना एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है ना, मान लो हम जैसे बोलते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, ठीक है, लेकिन 1/12 एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर किया गया है, तब वो देखा गया है कि एल्युमिनियम का 27 आता है। ठीक, आगे चले पीछे चले, ये समझ में आ गया। ये आसान क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में इस बार जो पेपर में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है कंपैरेटिवली आसान है। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा उन्होंने लेंदी भी किया है और थोड़ा सा अच्छा भी बनाया है। केमिस्ट्री का आसान अब तक तो चल रहा, आगे भी आगे दे रखा, सभी ठीक ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 10^23 एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम जो है ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है, हीलियम जो है ना एटम के फॉर्म में ही रहता है, मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। तो बताया कि अगर हीलियम के 12.04 10^23 एटम्स हैं तो कितना मूल के बराबर होगा। मूल कंसेप्ट आप क्रैश कोर्स में जाकर देख सकते हैं, 9 क्लास में है ये, और हमने क्रैश कोर्स में बहुत ही बढ़िया एकदम मूल कंसेप्ट को समझा बताया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और जो बच्चे हमारे क्लास में थे वो तो देख के खुश हो गए होंगे। जिसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन इसका। क्या है, मोल निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दो फॉर्मूला, एक गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। या फिर दूसरा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, अगर नंबर के टर्म में दे रखा है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं और आइंस भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो दे रखा है उसको गिवन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आइंस अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मास के टर्म में दे रखा था इसे यूज, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। नंबर के टर्म में दे रखा था इसे लिखिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ये समझ में बात आ गई। आगे चले हम लोग, यहाँ पे जो नंबर के टर्म में दे रखा है, ये इतना नंबर दे रखा है, कितना गिवन नंबर्स है, नंबर ऑफ मोल निकालना में, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर कितना है, ये गिवन नंबर में दे रखा है 12.04 10^23। ठीक है, ये तो गिवन नंबर्स है। यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर जानते हैं, याद है आप लोगों को, बोलिए बोलिए, नहीं याद ना, ओके मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 6.022 10^23, ये वन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। अब देखिए 10^23 10^23 कैंसिल हो गया, और 6 को इससे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.4, 2 से करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, तो कितना मोल आ जाएगा आंसर 2 मोल्स। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 मोल्स दे रखा है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, ये समझ में आ गया, ये हमने क्लास में बता रखा है शॉर्टकट फॉर्मूले में कि आपको मोल कैलकुलेट करना है या मास या ये, तो ये फॉर्मूले को याद रखेंगे
इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में ही। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ द एबव भी एक आंसर दे रखा है। मैंने कुछ लोगों का देखा था कि तुक्का लगाने के लिए कुछ लोगों ने बहुत समझाया है और बताया है कि तुक्का लगाने का साइंटिफिक अप्रोच, तुक्का लगाने का एकदम मंत्र, अरे ऐसा यानी आप पढ़ो मत, खाली तुक्का लगाओ सिलेक्शन हो जाएगा। उनमें उन्होंने सभी लोगों ने जितने भी उन्होंने अपना वीडियो बनाया है, यूट्यूब बनाया है, और पता नहीं उनकी उम्र कितनी है और किस बिहाफ पे वो कह देते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें। यानी बड़ी बड़ी बातें का मतलब क्या है कि मिसगाइड करते। उन्होंने 90% सभी लोगों ने कहा है कि जब भी कभी ऑल ऑफ द वे आंसर हो दिया हो चॉइस में, तो आप उसे लगा देना तुक्के में, क्योंकि वो सही आएगा। तुक्का जब लगाना तो ऑल ऑफ द एबव हो तो वो आप ज़रूर लगाना, वही आंसर होता है। या नन ऑफ द एबव होगा तो उसे मत लगाना है। ऑल ऑफ द आंसर होने के 95% चांस है, नन ऑफ द एबव आंसर होने के 5% चांस है। सारे यूट्यूबर ने बनाए हैं, उनके व्यूवर पता है हज़ारों हज़ार में है, और उन्होंने क्या बताया है, ऑल ऑफ द वो 99% सही है। ये देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है, ये सही है आंसर, ये आंसर है। ये तो केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम लोगों ने भी किया था एक क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी बोला था, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, टेम्परेचर क्या था, लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मैटर, ऑल ऑफ द एबव। उसमें था रेजिस्टिविटी में, क्वेश्चन नंबर मैं भूल रहा हूँ मगर वो क्वेश्चन नंबर कराया पीछे है। उसमें भी लिखा नेचर ऑफ द मैटर और ऑल ऑफ द एबव, लेकिन उसका भी आंसर सी है, नेचर ऑफ द मैटर, ऑल ऑफ द एबव नहीं है। तो जो लोगों ने वो तुक्के का वीडियो देखा होगा यहाँ आने से या एमयू का पेपर देने से पहले, और अगर उनकी तैयारी वैसे थोड़ी कमज़ोर होगी तो जाहिर है वो सब ऑल ऑफ द एबव ही मारे होंगे। और उनको क्या गाइड कर रहे हैं लोग, ये तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑल ऑफ द बुक करो या कुछ भी करो, लेकिन ये है कि जो नॉलेज है उसका कोई भी हाँ ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन तुक्का ऐसा नहीं कि सही होता है। बहुत रेयर है, रेयर है कि तुक्का सही हो जाता है। 10 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होता है तो पता चलता जितना स्कोर नहीं किए उससे ज़्यादा तो डिग्री लेस हो गया, वो नेगेटिव में चला गया। तो तुक्का पे बिलीव नहीं करना। बहुत लोग वीडियो बनाया, अभी वो भी बहुत है उनके तुक्का बनाने वाले सारे जितने भी रखे हैं, सबके उसके व्यूज़ देखते हैं तो किसी के 3,000 है, 5,000 है, 12,000 है। बाप रे, इतने लोगों ने तुक्का पे, यानी कितना स्टूडेंट जो है तुक्के पे फोकस कर रखा है, मेहनत पे फोकस नहीं कर रहा है। जितना वो उसको देखा होगा, सुनने में टाइम लगा, उससे थोड़ा सा अगर टाइम मेहनत में लगा लेता तो इस तरह की नहीं होती। बहन मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बात समझा रहा हूँ कि ये सब बच्चे जो नए नए ट्यूब बना रहे हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड है। उनकी आवाज़ देखो, कुछ लोगों को तो प्रोनाउंस करने नहीं आता, फिर भी उनका यूट्यूब बनाए जा रहे हैं सही प्रोनाउंस। मुझे भी, हमारी भी एरर है, मैं हर चीज़ प्रॉपर, लेकिन एक होता ना कि हर छोटी बात भी अगर प्रॉपर प्रोनाउंस ना हो तो फिर वो कैसा यूट्यूबर है और कैसे देख रहे हैं। या बस ये है कि लोगों को आसान चाहिए, ये चाहिए लगे जिससे उनका हो जाएगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी बगैर मेहनत किए ही, उस पर ज़्यादा वो जा रहे हैं। मगर बगैर मेहनत किए कुछ हल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कुछ नहीं मिलता। एनीवे मैं बेकार का आपको वो कर रहा हूँ। 823 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इतनी बात सुने, मैं मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी मूल कंसेप्ट से ही है, मूल कंसेप्ट से है, इसलिए मैंने ये से मिटाया नहीं है। ये मैंने इसे अभी मिटाया नहीं है, इसको ये रिलेशन को लिखा ही रखा है हमने, ये वाला रिलेशन लिखा ही हुआ है। ठीक है, मिटाया नहीं है। मोल से क्या दे रखा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर। ठीक है, सॉलिड सल्फर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 है, अगर 16 ग्राम लिया जाए तो कितने सल्फर S8 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल होगा, उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा उसमें। अगर 16 ग्राम सॉलिड सल्फर लिया जाए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है S8, तो वो कितने मॉलिक्यूल्स होगा ये बताना है। इसमें चॉइस दे रखा है, A 0.062 10 इंटू
6.023 10^23 molecules. B 6.2 into 6.02 10^23 10^23 molecules. ये जो है ना एवोगैड्रोस नंबर है, ये 6.02 10^23 6.02 ये 6. और ये इसके आगे का नंबर है, ये आगे का नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर है. इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटम है, तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑन एवोगैड्रोस नंबर. तो यहाँ पे मास दे रखा है, गिवन मास कितना है 16 ग्राम. और सल्फर S8 का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कितना होगा? सल्फर का 32 होता है, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, और सल्फर 8 है, तो 32 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 256. अभी मैं दिखा रहा हूँ. तो ये अब नंबर ऑफ मोल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग हटा दे रहे हैं ये वाला चीज़, और इन दोनों का रिलेशन यूज़ करना है. मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ. क्या दे रखा है गिवन मास में? 16 ग्राम S8 molecular mass of sulfur 8. तो एक सल्फर एटम का कितना होता है 32, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 to 16 1 और 8 to 24 125 256 ग्राम इसका मास आएगा, ये मॉलिक्यूलर एस सल्फर का. अब यहाँ पे क्या गिवन मास तो 16 है, मॉलिक्यूलर मास 256 है, और ये हमें नंबर बताना है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमें बताना है. और ये एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? जितना होता है 6.023 10^23. ठीक है ना. अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले तो इसे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, 16 का 1/16, 16 का टेबल पड़ेगा ना, तो 1/16 आ जाएगा. 16 को 16 का स्क्वायर का 256 होता है, तो 1/16 तो ये हो जाएगा. ये एवोगैड्रो नंबर को क्रॉस करके यहाँ लाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. मैं इसको मिटा दूँ, ये समझ में आ गया कैसे हम लोग लिखा था, तो मैं यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूँ. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/16 into 6.023 10^23. 1 को 16 से डिवाइड करेंगे 0.062 6.023 10^23 ये आ जाएगा. ये जो 1/16 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो होगा नहीं, तो डेसिमल डाला, फिर 0 लिया, 10 हो गया. 10 भी नहीं होगा, फिर एक 0 लिया, वहाँ पे 0 100 कर लिया. 16 6 96 होता है, तो 6 बार आ गया, 4 बचा, 40 हो जाएगा. 16 2 32, तो ये 2 आ गया. फिर ये, और अब ये आंसर हो गया हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया. इनमें से कौन सा आंसर है? ये ए आंसर है. ठीक है ना, ये इस तरह से. तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कुछ भी निकाल सकते हैं मोल के लिए, इतना फॉर्मूला बहुत ही समराइज्ड फॉर्मूला है. मोल निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन मास निकालना, एटम एंड मॉलिक्यूलर मास निकालना, बहुत सारे चीज़ों को निकालने का ये समराइज फॉर्मूला है. इन्हें ध्यान कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं. ये मोल कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन आ गए, 23 और 24 दोनों, और ठीक ही फॉर्म था ये क्वेश्चन. तो ये था हमारा. अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 25.